हर चुनावी नतीजा अपने आप में कहानी कहता है। ये सिर्फ हार या जीत के आंकड़े नहीं होते, ये जमीन की हकीकत, लोगों की उम्मीदों और व्यवस्था की एक पूरी तस्वीर होते हैं। आज हम सिद्धौली विधानसभा क्षेत्र की कहानी को समझने के लिए एक गहरा, एक फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सिद्धौली एक आरक्षित सीट है। आरक्षित यानी यहाँ की राजनीति सामाजिक समीकरणों से गहराई से जुड़ी है और यहाँ विश्वास की लड़ाई हमेशा खुली रहती है। कोई भी दल इसे अपनी जागीर नहीं समझ सकता। हमारी आज की पड़ताल का केंद्र यही क्षेत्र है। इस विश्लेषण में हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले हम सिद्धौली की राजनीतिक जमीन को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश के आंकड़ों को परत दर परत खोलेंगे। उसके बाद हम जनता की आवाज को सुनेंगे, चुनावी मैदान के खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरियों को जानेंगे और आखिर में शासन और विश्वास के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। सिद्धौली की राजनीतिक मिट्टी असल में है कैसी? कौन सी वो जमीनी हकीकतें हैं जो यहाँ की सियासत को शक्ल देती हैं? देखिए, सिद्धौली का सामाजिक ताना बाना बहुत दिलचस्प है। ये एक आरक्षित सीट है और यहाँ लगभग 32% आबादी अनुसूचित जातियों की है, जिसमें पासी समुदाय का खास प्रभाव है। इसके साथ ही करीब 20% मुस्लिम मतदाता, अन्य पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी संख्या और 20% से कम सवर्ण जातियां हैं। ये समीकरण ही यहाँ की राजनीति को इतना जटिल और बहुस्तरीय बना देता है। इसीलिए सिद्धौली को एक स्विंगिंग सीट कहना बिल्कुल सही होगा। यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी से बंद कर नहीं रहते। हाल के हर चुनाव में यहाँ विजेता बदलता रहा है, जो ये दिखाता है कि यहाँ का राजनीतिक माहौल कितना प्रतिस्पर्धी और खुला हुआ है। इस पैटर्न को देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। 2012 में समाजवादी पार्टी, 2017 में बहुजन समाज पार्टी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी। हर 5 साल में सत्ता का पेंडुलम एक नई दिशा में झूलता है। साफ है कि यहाँ के वोटर किसी भी पार्टी को हल्के में लेने की इजाजत नहीं देते। अब हम 2022 के जनादेश के आंकड़ों को करीब से देखेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बड़ी कहानी के सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि हवा का रुख आखिर बदला कैसे। 9716 ये वो संख्या है, वो फासला है जिसे 2022 में बीजेपी ने अपने और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के बीच बनाया। किसी भी विपक्षी दल के लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक पहाड़ है जिसे पार करना है। अब इसकी तुलना 2017 के चुनाव से कीजिए। तब बीएसपी सिर्फ 2510 वोटों के एक बहुत ही मामूली अंतर से जीती थी। ये दिखाता है कि सिर्फ 5 साल में राजनीतिक जमीन कितनी ज्यादा बदल गई। अगर हम इस जीत के अंतर को प्रतिशत में बदलें तो ये लगभग 5% होता है। इसका मतलब ये है कि सीट का नतीजा बदलने के लिए करीब 5% वोटों का स्विंग चाहिए। ये एक बहुत ही साफ और ठोस रणनीतिक लक्ष्य है। ये डैशबोर्ड 2017 और 2022 की कहानी को एक साथ बयान करता है। गौर से देखिए, सिर्फ विजेता ही नहीं बदला, बल्कि जीत का तरीका भी बदल गया। बीजेपी का वोट शेयर 10% से ज्यादा बढ़ा और जीत का अंतर लगभग 4 गुना हो गया। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक बड़ी राजनीतिक लहर थी। और ये बार चार्ट हमें 2022 के चुनाव की सबसे बड़ी कहानी दिखाता है। बीएसपी का वोट शेयर जो 2017 में 33.7% था, वो गिरकर सिर्फ 12.9% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। अब सवाल ये है कि ये बिखरा हुआ वोट गया कहाँ? इसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया और कुछ हद तक सपा को भी इसका फायदा मिला। चुनावी नतीजों के क्या से अब हम क्यों की ओर बढ़ते हैं। इन आंकड़ों के पीछे हैं लोग, उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां। मतदाताओं के असल मुद्दे क्या हैं? वो कौन सी शिकायतें हैं जो उनके वोट देने के फैसले पर असर डालती हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता जुड़ी है घर के चूल्हे और भविष्य से, यानी रोजगार। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। युवा हुनर सीखना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। ये हर घर की, हर दिन की लड़ाई है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बुनियादी ढांचे का। खराब सड़कें, पानी निकासी की समस्या और बिजली पानी की अनियमित सप्लाई, ये वो समस्याएं हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की गुणवत्ता पर सीधा असर डालती हैं। सिद्धौली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी, फसलों की सही कीमत न मिलना और बाढ़ के खतरे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
ये उनकी रोजी रोटी से जुड़े सीधे सवाल हैं। और आखिर में सामाजिक कल्याण, पेंशन और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे कमजोर परिवारों तक पहुंचने में अक्सर देरी होती है। ये दिखाता है कि योजनाओं की लास्ट माइल डिलीवरी यानी आखिरी व्यक्ति तक पहुंच में अभी भी कमियां हैं। तो इस जमीनी हकीकत और जनता की आवाज के बीच चुनावी मुकाबला कैसा दिखता है? इसमें शामिल पार्टियों की ताकतें और कमजोरियां क्या हैं और प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं? अगर हम विपक्ष की स्थिति को एक रणनीतिक तराजू पर तौलें तो एक तरफ उनकी ताकत, जमीन पर मौजूद उनका कैडर नेटवर्क है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सार्वजनिक छवि और सत्ता में न होना एक बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ा मौका बीएसपी के बिखरते वोट बैंक से पैदा हुए खालीपन में है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी की मजबूत सत्ता और उसका विकास का नैरेटिव। मौजूदा विधायक मनीष रावत एक दिलचस्प प्रोफाइल हैं। वो 2012 से 17 तक सपा के विधायक थे और 2022 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। उनकी क्षेत्र में अच्छी पहचान है, जो उनकी ताकत है, लेकिन पार्टियां बदलने के उनके इतिहास के कारण उनकी निष्ठा पर सवाल भी उठते हैं, जो उनकी एक कमजोरी है। और यहीं पर एक बुनियादी बात सामने आती है। सार्वजनिक जीवन में इंसानी गरिमा का सम्मान ही हर चीज की नींव है। जिम्मेदारी से कही गई बात और जानकारी पर आधारित बहस ये सिर्फ आदर्श नहीं है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र को चलाने वाली मशीनरी है। अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। सिद्धौली में विश्वास को फिर से बनाने और चुनाव जीतने के लिए एक व्यवस्थित और कार्रवाई करने लायक रणनीति क्या हो सकती है? हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 आयामी दृष्टिकोण। पहला, चुनावी, उन बूथों पर ध्यान केंद्रित करना जहां दलित और ओबीसी का मतदान गिरा है। दूसरा, संगठनात्मक, अनुशासित बूथ स्तरीय नेटवर्क को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव, अधूरे वादों पर एक विश्वास केंद्रित संदेश देना। और चौथा, संसाधन, कम लागत वाली डिजिटल रणनीति और वॉलंटियर्स के नेटवर्क का सही इस्तेमाल करना। आज के डिजिटल दौर में तवासुल के तरीके बदल गए हैं। व्हाट्सएप के जरिए सीधा संदेश भेजा जा सकता है और गलत सूचना का मुकाबला किया जा सकता है। इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्थानीय गौरव जैसे मुद्दों पर जोड़ा जा सकता है, और एक फैक्ट काउंटर डेस्क अफवाहों को तुरंत खारिज कर सकता है। इस रणनीति को लागू करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, एक 90 दिन की योजना। पहले 30 दिनों में जमीनी स्तर पर लामबंदी और लोगों की शिकायतें सुनने का अभियान। अगले 30 दिनों में गहन प्रचार और सर्व समाज रैलियां, और आखिरी 30 दिनों में बड़ी रैलियां और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए अभियान। अंत में ये समझना होगा कि ये सब सिर्फ रैलियों और बयानबाजी से कहीं ज्यादा है। ये मेहनत से कमाए गए विश्वास का रास्ता है। और जब हम डिजिटल तरीकों की बात करते हैं तो विश्वास का एक नया नियम सामने आता है। लोकतंत्र में लोगों की जानकारी उनकी अपनी संपत्ति है। उसका इस्तेमाल करने के लिए उनकी साफ साफ अनुमति और एक स्पष्ट मकसद जरूरी है। ये निजता का सिद्धांत कोई रुकावट नहीं, बल्कि जनता और उनकी सेवा करने वालों के बीच विश्वास का पुल है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो इस पूरी रणनीति का सार है। आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जीत चाहते हैं तो आपको विश्वास अर्जित करना होगा। हमारा अंतिम विश्लेषण स्पष्ट है। सिद्धौली में जीत कोई संयोग का खेल नहीं है। ये सुनने का विज्ञान है, संगठन का अनुशासन है और एक-एक मतदाता का विश्वास अर्जित करने की प्रतिबद्धता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.